तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? चलिए, तो फिर से केमिस्ट्री के अंदर अपन केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन की बात कर रहे थे और आज के लेक्चर में ये अल्कीन नाम का लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम अल्कीन की केमिकल रिएक्शन इसके पहले अपन ने पढ़ लिए हैं। अब अल्कीन की दो ही केमिकल रिएक्शन और बड़ी सिंपल सी केमिकल रिएक्शन बची है। अब अल्कीन की जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन अपने पास है, अल्कीन के अंदर या अल्कीन जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन शो करता है, उस रिएक्शन को बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये डी नंबर की रिएक्शन रहेगी और उसको अपन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अल्कीन के अंदर अगर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ, अल्कीन अगर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करेगा तो एग्जैक्टली अपने को पहले ये पता करना पड़ेगा कि पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, किसको अपन पॉलीमराइजेशन बोलता है। तो पॉलीमराइजेशन का एक बड़ा सा ही सिंपल मतलब होता है कि मान के चलो यहाँ पे मेरे पास मोनोमर है, यहाँ पे मेरे पास मोनोमर है और वैसे भी ये जो पॉलीमराइजेशन नाम की रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है, ये कल चल के इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन पॉलीमराइजेशन नाम के अंदर पॉलीमर नाम का लेसन पढ़ेंगे। उस पॉलीमर नाम के लेसन के अंदर काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में अल्कीन कैसा पॉलीमराइजेशन शो करता है अपन उसकी बात कर रहे हैं। तो मान के चलो अपने पास कोई मोनोमर दे रखा है। अब इस मोनोमर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर मैं हीट करूँगा, मतलब मान के चलिए इसको मैंने 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके अगर 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तक इसको हीट कर दिया तो इस मोनोमर का पॉलीमराइजेशन होगा, इस मोनोमर का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। और जब भी किसी मोनोमर का पॉलीमराइजेशन होता है और जो चीज़ अपने को मिलती है इसी को अपन पॉलीमर बोलते हैं, इसको अपन पॉलीमर बोलेंगे। तो मोनोमर का पॉलीमराइजेशन हो गया, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर मैंने हीट कर दिया तो ऐसे कंडीशन में उसका पॉलीमराइजेशन होता है और मिलने वाली जो चीज़ अपने को मिलती है उसको अपन पॉलीमर बोलता है, उसको पॉलीमर बोला जाएगा। तो मोनोमर और ये जो पॉलीमर है, मोनोमर और ये जो पॉलीमर है, तो मोनोमर और पॉलीमर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है या सिमिलरिटी है। जो मोनोमर रहेगा उसका ही पॉलीमर अपने को मिलेगा, मतलब मोनोमर और पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला सेम रहेगा बच्चों। मोनोमर और पॉलीमर के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है कि मोनोमर और पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट रहेगा बच्चों। क्योंकि ये जो पॉलीमर मेरे सामने निकल के आता है, ये जो पॉलीमर मेरे सामने निकल के आया है, इस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट इज़ वेरी हाई। यहाँ पे अपन ने लिख दिए कि पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है बच्चों। इसीलिए मोनोमर और पॉलीमर जो अपने सामने निकल के आता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं रहेगा, लेकिन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम रहेगा। चलिए तो देखते हैं कौन से अल्कीन के अंदर कैसा कैसा पॉलीमराइजेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, मेरे पास इथीन दे रखा है, अपने पास इथीन है। अब इस इथीन का मैं पॉलीमराइजेशन करने लगा, अब ये पॉलीमराइजेशन मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे करूँगा बच्चों। इथीन का अगर मैं पॉलीमराइजेशन करता हूँ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इथीन का पॉलीमराइजेशन करूँगा, और जब मैं इथीन का पॉलीमराइजेशन करूँगा तो यहाँ पे एक पॉलीमर मेरे को मिलेगा, यहाँ पे अपने को एक पॉलीमर मिलेगा, और मतलब नंबर ऑफ पॉलीमर्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे मैंने n लगा दिया। अब इसका नाम था इथीन, ये एक मोनोमर था जिसको अपन इथीन बोले, और ये हुआ इथीन का पॉलीमर, इसको इथीन का पॉलीमर बोलेंगे। तो इथीन का जो पॉलीमर है उसी को अपन पॉलीइथीन बोलेंगे, उसको पॉलीथीन बोला जाएगा बच्चों। और जनरली ये जो पॉलीमर है ये प्लास्टिक के सामान वगैरह बनाने के लिए अपन इसको यूज़ करता है।
पाइप्स बनाने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इथीन का पॉलीमराइजेशन हुआ और मुझे पॉलीथीन मिला, इथीन का पॉलीमराइजेशन हुआ और अपने को पॉलीथीन मिला बच्चों। अब ये जो पॉलीथीन है, ये जो पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन के कुछ यूजेस है, इस पॉलीथीन के कुछ यूजेस है कि ये जो पॉलीथीन है ये इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज होता है। पॉलीथीन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इसको इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब जिस तरह से इसको इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है उसी तरह से इनको अपन शीट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं या पाइप्स बनाने के लिए भी जनरली इसको यूज किया जाता है। तो ये भी एक सिंपल सी चीज है जो अपने को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद मान के चलो मैं सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लेने लगा, मैं सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लेने लगा। अब मेरे पास प्रोपीन है, मैंने यहाँ पे एक मोनोमर लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने लिखा, इसको अपन प्रोपीन बोलेंगे, इसको प्रोपीन बोलेंगे। ये इसको पॉलीप्रोपिलीन, इसको अपन प्रोपिलीन भी बोल सकता है। एक तो इसको मैं प्रोपीन बोलूँगा या इसको मैं प्रोपिलीन बोलूँगा। अब यहाँ पे इसको मैंने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करूँगा तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसको पॉलीमराइजेशन अपन बोलेंगे, जिसको पॉलीमराइजेशन बोला जाएगा। और जब भी किसी मोनोमर का पॉलीमराइजेशन होता है तो ऐसे कंडीशन में अपने को पॉलीमर मिलता है, ऐसे कंडीशन में अपने को पॉलीमर मिलेगा। तो यहाँ पे एक पॉलीमर मेरे को मिलेगा जिसको मैं इस तरह के डब्बे में लिखूंगा। यहाँ पे CH3 है, डबल बॉन्ड मतलब CH है और यहाँ पर मेरे को CH2 दिखेगा, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग शॉन्डिंग अपने को नहीं दिखेगी और यहाँ पर मैं N लिखूंगा। अब मोनोमर का नाम प्रोपिलीन है, मोनोमर का जो नाम है बच्चों वो प्रोपिलीन है। तो ये जो कंपाउंड मेरे को मिला इसको मैं पॉलीप्रोपिलीन बोलूंगा, इसको पॉलीप्रोपिलीन बोला जाता है। और एग्जैक्टली ये वही पॉलीप्रोपिलीन है, ये वही पॉलीप्रोपिलीन है जिसको यूज करके अपन प्लास्टिक बनाता है बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को ध्यान में रखना है कि प्लास्टिक बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए जो मटेरियल अपन यूज करता है वो पॉलीप्रोपिलीन होता है बच्चों। तो यहाँ पे अपन ने देख लिए कि इस तरह से जनरली जो अल्कीन है वो पॉलीमराइजेशन शो करता है। अब इससे रिलेटेड और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। मेरे पास CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है और यहाँ पे मेरे पास Cl दिया है। ये जो कंपाउंड है इसको विनाइल क्लोराइड बोला जाता है। द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड है। अब सवाल ऐसा आ गया, मान के चलो कि विनाइल क्लोराइड का अगर पॉलीमराइजेशन हो गया, विनाइल क्लोराइड का अगर मैं पॉलीमराइजेशन करता हूँ तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा CH2, यहाँ पे CH यानी यहाँ पे दिखेगा Cl और ये जो कंपाउंड मेरे को मिलेगा बच्चों इसको अपन पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलता है, इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलेंगे। और ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है बच्चा इसका नाम सुन चुका है। इसी पॉलीविनाइल क्लोराइड को ही तो प्यार से अपन PVC बोलते हैं, प्यार से PVC बोला जाता है। और इस PVC को यूज करके आजकल बहुत सारे काम किए जाते हैं, मतलब पाइप्स बनाने के लिए, सिंटैक्स बनाने के लिए या फिटिंग मटेरियल स्विचेस बनाने के लिए बहुत सारे यूज है। इसके ना जाने कितने सारे यूज हो सकता है। तो ये बच्चों पॉलीविनाइल क्लोराइड है जो अपने को ध्यान में रखते हुए चलना था। तो इस तरह से अपने देखे कि अल्कीन अगर मेरे पास दे रखा है, मेरे पास अल्कीन है तो अल्कीन के अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गया। और किस तरह से अल्कीन के अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ अपन ने रिएक्शन के थ्रू देख लिए। चलिए फिर अपन देखता है कि अल्कीन के अंदर जो आखिरी रिएक्शन होती है, अल्कीन के अंदर जो आखिरी रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? तो अल्कीन के अंदर जो लास्ट रिएक्शन होती है बच्चों उस रिएक्शन को आइसोमराइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसके पहले भी अल्केन के अंदर अपन ने आइसोमराइजेशन रिएक्शन पढ़ के रखे हैं, उसी तरह से अल्कीन के अंदर भी आइसोमराइजेशन
आइसोमराइजेशन रिएक्शन होगा, अल्कीन के अंदर भी आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है। तो सवाल ये उठता है कि अल्कीन के अंदर आइसोमराइजेशन रिएक्शन होने के लिए कितने कार्बन वाला अल्कीन अपने को होना, कम से कम कितने कार्बन वाला अल्कीन अपने को लगेगा। तो ध्यान में रखना है कम से कम 4 कार्बन वाला अल्कीन अपने को लगेगा। तो मान के चलिए मेरे पास ऐसा कोई अल्कीन दे रखा है, मेरे पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH3 है। इसको मैंने 2-ब्यूटीन बोला, इसको अपन ने 2-ब्यूटीन बोले। अब इसका मुझे आइसोमराइजेशन करना है, इसका मुझे आइसोमराइजेशन करना है। तो इसका आइसोमराइजेशन करने के लिए यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं FeCl3 या AlCl3 दो में से किसी को भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं FeCl3 का एक्शन करूँगा और या फिर AlCl3 का एक्शन करूँगा और ये करूँगा 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 2-ब्यूटीन लिखा है और एरो के ऊपर FeCl3 या AlCl3 लिखा है और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा है। इसका मतलब जो अल्कीन अपने पास दिया है उसका पॉलीमराइजेशन होगा, उसका आइसोमराइजेशन होगा। तो ऐसे कंडीशन में अपने को ये पता होना कि 2-ब्यूटीन के कितने आइसोमर है। तो 2-ब्यूटीन के 2 आइसोमर है बच्चे। पहला हो जाएगा 1-ब्यूटीन, मतलब CH3CH2, यहाँ पर मैंने CH लिखा, डबल बॉन्ड लिखा, CH2 लिखा, तो ये हुआ 1-ब्यूटीन, यहाँ पे 1-ब्यूटीन मिला। लेकिन साथों साथ इसके अंदर और एक मतलब आइसोमर है, CH3 है, C है, डबल बॉन्ड है, CH2 है और यहाँ पर मैंने CH3 लिखा। इसको बोला जाता है बच्चों 2-मिथाइल, इसको 2-मिथाइल 1-प्रोपीन अपन पढ़ेंगे। ये 2-मिथाइल 1-प्रोपीन है और ये जो 2-मिथाइल 1-प्रोपीन है इसी को अपन आइसोब्यूटिलीन भी बोल सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोब्यूटिलीन। तो ध्यान में रखना है बच्चों कि 2-ब्यूटीन के ऊपर अगर FeCl3 का एक्शन हुआ, 2-ब्यूटीन के ऊपर अगर FeCl3 का एक्शन होता है तो ऐसे कंडीशन में 1-ब्यूटीन भी मिलता है और आइसोब्यूटिलीन भी मिलता है, क्योंकि 2-ब्यूटीन का आइसोमराइजेशन हो रहा है, 2-ब्यूटीन का आइसोमराइजेशन होगा। और 2-ब्यूटीन के 2 ही पॉसिबल आइसोमर है, एक है 1-ब्यूटीन और दूसरा है आइसोब्यूटिलीन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने सामने निकल के आई थी जो अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये अल्कीन का लास्ट रिएक्शन था बच्चों, इट इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन। और अल्कीन का आखिरी रिएक्शन पढ़ने के बाद, अल्कीन का लास्ट रिएक्शन पढ़ने के बाद अभी अपन अल्कीन के कुछ यूजेस पढ़ेंगे कि आखिरकार अल्कीन को कहाँ पे यूज किया जाता है। मैं यूजेस ऑफ अल्कीन की बात कर रहा हूँ, तो अल्कीन के कुछ यूजेस पढ़े जाएंगे। यहाँ पे अभी अपन हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ अल्कीन, अपन अल्कीन के यूजेस की बात करेंगे। तो अल्कीन का पहला यूज मेरे को पॉलीमराइजेशन से ही पता चला कि यहाँ पे अल्कीन को यूज करके अपन प्लास्टिक बना सकते हैं। इट इज यूज इन द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इट इज यूज इन द प्लास्टिक बनाने के लिए यूज होता है। प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करने के लिए जनरली अपन अल्कीन को यूज करेंगे, ये अल्कीन का पहला यूज है। फिर अल्कीन के अंदर जो इथीन होता है बच्चे, अल्कीन के अंदर जो इथीन होता है, तो इथीन का बहुत बड़ा यूज है। कैसा यूज है ध्यान से देखो, जब इथीन का अपन कंबशन करेंगे, इथीन का कंबशन करेंगे तो ऐसे कंडीशन में अपने को ऑक्सी इथिलीन मिलेगा, अपने को ऑक्सी इथिलीन मिलता है। अब कभी आप अगर वेल्डिंग के शॉप में चले गए, वेल्डिंग के शॉप में अगर आप लोग जाते हो तो उसके पास एक सिलेंडर होता है, उसके पास एक ज़्यादा लेंथ वाला सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर के अंदर इथीन गैस भरी होती है, सिलेंडर के अंदर इथीन गैस भरी होती है और वेल्डिंग वगैरह करने के लिए वो इस इथीन गैस को जलाता है, इथीन गैस को जलाता है और दबा के रखता है ऐसे। तो इस इथीन गैस का कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ हो जाता है और उस इथीन का कन्वर्शन ऑक्सी इथिलीन गैस में हो जाता है, ऑक्सी इथिलीन गैस में हो जाता है। और यही वो ऑक्सी इथिलीन गैस है जो मटेरियल को वेल्डिंग करने के लिए यूज होती है। इट इज यूज फॉर वेल्डिंग, इसको वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, या फिर मेटल को कट करने के लिए भी इसको अपन यूज कर सकते हैं, या मेटल को जॉइंट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है बच्चों। तो ये भी इसका एक यूज है जो अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर
इसी इथीन का या इसी अल्कीन का और एक यूज़ है फ्रूट्स को आर्टिफिशियली रिफाइन करने के लिए, मतलब फलों को आर्टिफिशियली पकाने के लिए भी अपन अल्कीन को यूज़ करता है। तो इट इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल रिफाइनिंग ऑफ फ्यूज। आर्टिफिशियली, मैं नेचुरल तरीके की बात नहीं कर रहा, आर्टिफिशियली फ्रूट्स को रिफाइन करने के लिए, आर्टिफिशियली फ्रूट्स को रिफाइन करने के लिए बच्चों, रिफाइनिंग द फ्रूट्स, आर्टिफिशियली फ्रूट्स रिफाइनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है कि फलों को आर्टिफिशियली अगर अपने को रिफाइन करना है तो जनरली अपन इथीन को यूज़ करता है बच्चों। और इसका और एक यूज़ है, आखिरी यूज़ है, इसको एनास्थेटिक सब्सटेंस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एनास्थेटिक सब्सटेंस। एनास्थेटिक सब्सटेंस के तौर पे भी जनरली इथीन को यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में, आजकल यूज़ नहीं करते। मतलब पेशेंट को बेहोश करने के लिए, पेशेंट को बेहोश करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो आर्टिफिशियल सब्सटेंस के तौर पे तब यूज़ होता है, मतलब मेरे पास इथीन है और इथीन के अंदर 10% ऑक्सीजन मैंने मिला दिया, इथीन के अंदर 10% ऑक्सीजन अगर अपन मिला देते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये एनास्थेटिक सब्सटेंस का काम करता है बच्चों। मतलब सर्जिकल ऑपरेशन में पेशेंट्स को बेहोश वगैरह करने के लिए जिस चीज़ को यूज़ किया जाता है उसको एनास्थेटिक सब्सटेंस बोला जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने सामने निकल के आई थी जो अपने को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे अपन ने अल्कीन नाम का पूरा लेसन कवर अप कर लिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपन पढ़ेंगे अल्काइन नाम का लेसन, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी क्वेश्चन बैंक वहाँ पे है, बिगिनर बॉक्स नंबर 3। तो बिगिनर बॉक्स नंबर 3 आप लोगों को सॉल्व करना है, लेकिन इसके पीछे जो हाइड्रोकार्बन की पूरी एक्सरसाइज दी है उसको मैं खुद सॉल्व करके दूंगा बच्चों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने सामने निकल के आई थी जो अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का अल्कीन नाम का लेसन अपन ने कर लिए है और अपन नेक्स्ट लेक्चर से हाइड्रोकार्बन के तीसरे लेसन पे जंप करेंगे जिसका नाम है अल्काइन। लेकिन उसके पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस बच्चे के पास बुकलेट नहीं है उसको ये लेसन कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेटर है कि जो बच्चा अभी तक बुकलेट लेके नहीं गया वो आए और ऑफिस में बुकलेट कलेक्ट करके लेके जाए ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को अच्छा समझ में आए। चलिए तो मिलता है अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।